बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। जो जैव प्रौद्योगिकी है उसकी संकल्पना क्या है, मतलब उसको अपने या इसके अंदर क्या कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या क्या इसके अनुप्रयोग हैं प्लांट ब्रीडिंग के अंदर या पादप प्रजनन के अंदर, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द था ये किसने दिया था, तो एक वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना है, कार्ल इरेक्की, ठीक है। 1919 में 1919 में कार्ल इरेक्की ने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया था। और ये जो कार्ल इरेक्की था ये कहाँ का रहने वाला था अभी, हंगरी का। हंगरी क्या है अभी, एक कंट्री का नाम है, एक देश का नाम है, ठीक है। तो वहाँ का ये इंजीनियर था एक, तो उसने बायोटेक्नोलॉजी शब्द जो था वो सबसे पहले दिया था। ये जो शब्द है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये बहुत ही रिसेंट वर्ड है, बहुत ही नया शब्द है। लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग है वो बहुत ही पुराने समय से किया जा रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करते थे अभी, सूक्ष्म जीवों के उपयोग से, यानी जो माइक्रोब्स हैं उनका हम लोग यूज़ करते थे। और फर्मेंटेशन के द्वारा या किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या बनाते थे, शराब यानी वाइन, दही है ना, कर्ड और सिरका। तो ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से बनाए जाते हैं आज भी, ठीक है। और बहुत पुराने टाइम से ये बनाते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द है या वर्ड है बायोटेक्नोलॉजी ये नया है, लेकिन इसका उपयोग जो है वो प्राचीन काल से ही हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नाइनटीन 1970 के अंदर 1970 में एक विशेष प्रकार के एंजाइमों की खोज हुई जिसको क्या बोलते थे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। इसका नाम शायद आपने पहले भी सुना हो कभी। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करता क्या है अभी, ये डीएनए को काट सकता है, ठीक है। डीएनए को किसी विशिष्ट जगह से, किसी विशिष्ट या स्पेसिफिक स्थान से काट सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर है, ठीक है, आणविक कैंची बोल देते हैं इसको। तो ये जो एंजाइम है इसकी खोज के पश्चात हमने जीन्स का आइसोलेशन, कहाँ से, डीएनए से, मतलब डीएनए से हमने जीन्स का पृथक्करण जो था वो शुरू किया, ठीक है। और फिर उन जीनों को किसी दूसरे पौधे के जीनोम में समावेशित करना या इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पौधों के अंदर जो लक्षण थे वो बहुत कम टाइम में परिवर्तित हो जाते थे। तो इसका मतलब ये क्या है, क्रांतिकारी परिवर्तन है या रिवोल्यूशनरी चेंज है। तो 1970 में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज हुई और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए या रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए, ठीक है। तो अब अपने इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं या परिभाषा देख लेते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैविक कारकों जैसे सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं के अवयवों के नियंत्रित उपयोग द्वारा मनुष्य के लिए लाभदायक उत्पाद बनाए जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है, ठीक है। तो ये किसकी ब्रांच है अभी, बायोलॉजी की ही ब्रांच है, जिसमें क्या किया जाता है, जैविक कारकों यानी कि बायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स, या फिर जो कोशिकाओं के अवयव हैं यानी सेल्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनके नियंत्रित उपयोग द्वारा यानी कि कंट्रोल्ड यूज़ द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल यानी मनुष्य के लिए जो लाभदायक उत्पाद हैं या प्रोडक्ट हैं उनका निर्माण करते हैं, ठीक है। कौन कौन से उत्पाद हम लोग बनाते हैं इनका हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इन सब का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है अभी, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है या जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है। अब जो बायोटेक्नोलॉजी है इसको आगे 2 ब्रांचेस के अंदर विभाजित किया गया है, ठीक है। एक तो बोलते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी या प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी, और दूसरी होती है न्यू बायोटेक्नोलॉजी या नवीन जैव प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं अभी, जो सूक्ष्म जीव हैं या माइक्रोब्स हैं उनके अंदर जो भी प्राकृतिक क्षमताएं उपस्थित होती हैं, ठीक है, या जो भी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ उनके अंदर उपस्थित होती हैं, ठीक है, उनका हम लोग उपयोग करते हैं किस लिए, बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाने के लिए या लाभदायक उत्पाद बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया या कुछ भी कृत्रिम रूप से नहीं किया, जो कुछ भी हो रहा है वो नेचुरल तरीके से या प्राकृतिक रूप से हो रहा है। तो सूक्ष्म जीवों के अंदर या माइक्रोब्स के अंदर जो प्राकृतिक क्षमताएं हैं या नेचुरल कैपेबिलिटीज़ हैं,
ठीक है, उनके उपयोग से हम लोग क्या करते हैं, बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं या जो लाभदायक उत्पाद हैं वो बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी या ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। ये जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से हैं अभी। सबसे पहला है अधिक क्षमताओं वाले नवीन सूक्ष्म जीवों की तलाश करना। ठीक है, हमें ऐसे माइक्रोब्स की या ऐसे सूक्ष्म जीवों की खोज करनी है ना, या उनको डिस्कवर करना है जिनमें अधिक क्षमता हो या वो मोर एफिशिएंट हो, है ना, किसी प्रोडक्ट के निर्माण के लिए या किसी उत्पाद को बनाने के लिए। ठीक है, तो इन माइक्रोब्स की या इन सूक्ष्म जीवों की हमें क्या करनी है, तलाश करनी है। तो एक उद्देश्य तो इसका ये है। दूसरा उद्देश्य क्या है अभी, वर्ण उत्परिवर्तन आदि के द्वारा सूक्ष्म जीवों की क्षमता में सुधार करना। ठीक है, अब हमें क्या करना है अभी, जो माइक्रोब्स हमने डिस्कवर किए हैं या जिन माइक्रोब्स का या जिन सूक्ष्म जीवों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं लाभदायक उत्पाद बनाने के लिए, ठीक है, उनकी जो क्षमता है उसको सुधारना है या इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अभी, वर्ण कर सकते हैं। यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं या माइक्रोब्स हैं, हम लोग उनमें से जो बढ़िया क्वालिटी के या बढ़िया गुणवत्ता वाले जो माइक्रोब्स हैं या सूक्ष्म जीव हैं उनका क्या करेंगे, वर्ण करेंगे या चुनाव करेंगे। ठीक है, और फिर उनका क्या करेंगे, आगे गुणन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो भी माइक्रोब्स आएंगे या सूक्ष्म जीव आएंगे वो कैसे होंगे, इम्प्रूव्ड होंगे या बढ़िया क्वालिटी वाले। ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। तो हम लोग क्या करेंगे भी, माइक्रोब्स में या माइक्रोब्स के जीनोम के अंदर या उनके जीनोम के अंदर हम लोग क्या करवाएंगे, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन करवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग किसी रासायनिक उत्परिवर्तनजन यानी कि किसी केमिकल म्यूटाजन का उपयोग कर सकते हैं या फिर किसी फिजिकल म्यूटाजन का, जैसे एक्स रेज, गामा रेज वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। तो उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, उनके जीनोम में म्यूटेशन उत्पन्न करवाएंगे, है ना, जीन को परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 1000 सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं माइक्रोब्स की, हमने उत्परिवर्तन करवाया, तो अलग अलग सेल्स के अंदर या अलग अलग कोशिकाओं के अंदर अलग अलग जगह पर, अलग अलग डीएनए के अंदर अलग अलग जगह पे क्या होगा, म्यूटेशन होगा या उत्परिवर्तन होगा। ठीक है, अब हमें इन 1000 म्यूटेंट सेल्स में से या 1000 जो उत्परिवर्तित कोशिकाएं हैं इनमें से उन कोशिकाओं को पहचानना होगा जो हमारे लिए लाभदायक हो या हमारे लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो इसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमता को सुधार सकते हैं या जो कैपेबिलिटी है उनकी, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी या प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नवीन जैव प्रौद्योगिकी या इसको बोलते हैं न्यू बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं अभी, इस प्रकार की जैव प्रौद्योगिकी में उपयोगी क्षमता को कृत्रिम रूप से विकसित किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई माइक्रोब है या सूक्ष्म जीव है, उसके अंदर कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है, कोई भी विशेष क्षमता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, उसमें किसी ऐसे जीन को समावेशित करेंगे उसके जीनोम के अंदर कि उसमें विशेष क्षमता या स्पेसिफिक कैपेबिलिटी उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, कृत्रिम तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, आजकल जो हम लोग यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं, न्यू बायोटेक्नोलॉजी या नवीन जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो आर्टिफिशियली हम लोग जो यूज़फुल कैपेबिलिटी है, उपयोगी क्षमता है, उसको माइक्रोब्स में डेवलप करते हैं या विकसित करते हैं। ठीक है, जैसे पुनर्योजी डीएनए तकनीक या इसको बोल देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कृत्रिम रूप से तैयार की गई एक विधि है। ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जीनों का स्थानांतरण करते हैं। सबसे पहले जीनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक जीन की क्लोनिंग करते हैं। हमारे पास एक जीन है तो एक जीन से हमें 1000 जीन बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, कॉपी के द्वारा, मतलब उनकी क्लोनिंग के द्वारा। तो क्लोनिंग किस तकनीक के द्वारा की जाती है, पुनर्योजी डीएनए तकनीक या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, कैसे करते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। इसके अलावा दूसरी तकनीक हमने क्या कौन सी विकसित की है, पादप उत्तक संवर्धन या प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, हम लोग पौधे से उसका कोई भी एक उत्तक लेकर छोटा सा, जिसके अंदर कुछ सेल्स हों, है ना, 4-5 सेल्स हों मान लीजिए, तो इस छोटे से उत्तक से हम लोग पूरे का पूरा पौधा जो है वो विकसित कर सकते हैं, कंप्लीट प्लांट जो है वो हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, पादप उत्तक संवर्धन विधि के द्वारा। ठीक है, ये जो क्षमता है पौधों की या कैपेबिलिटी है, ये क्या कहलाती है, टोटीपोटेंसी या पूर्ण शक्तिता बोलते हैं इसको। तीसरा है मोनोक्लोनल प्रतिबॉडी उत्पादन, है ना, या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन।
हमारे सेल्स के अंदर एंटीबॉडीज़ उपस्थित होती हैं या हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं ब्लड के अंदर। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल या जो विदेशी कण जो कि हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करती हैं या उसको उदासीन करने का काम करती हैं, ताकि उस फॉरेन पार्टिकल का या विदेशी जो कण हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है उसका हमारे शरीर के ऊपर कोई भी बैड इफेक्ट ना हो, कोई भी बुरा प्रभाव ना हो, ठीक है। अब जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। और एंटीजन जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं, है ना। वो बैक्टीरिया के रूप में हो सकते हैं या वो वायरस के रूप में हो सकते हैं, ठीक है, या किसी टॉक्सिन के रूप में हो सकते हैं, विष के रूप में, है ना। तो हमें क्या करना है अभी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनानी है। मोनोक्लोनल का मतलब क्या है अभी, किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट हमें क्या करना है, एंटीबॉडीज़ बनानी है। और इस तरह की एंटीबॉडीज़ क्या कहलाती हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है। और फिर उन एंटीबॉडीज़ को वैक्सीन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाती है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है उस एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये भी एक तकनीक है जो कि हमने न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डेवलप की है। इसके अलावा जंतुओं में भ्रूण स्थानांतरण, ठीक है, एम्ब्रियो का जो ट्रांसफ़र है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा। तो इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन जो है या जो निषेचन है वो किस में करवाया जाता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाया जाता है। उसके बाद लगभग 8 या 16 सेल्ड स्टेज में उसको यूट्रस के अंदर या गर्भाशय के अंदर उसको क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो तकनीक है वो हमने न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही हमने क्या किया है, इसको विकसित किया है, ठीक है। तो ये 4 तकनीकें हमने कृत्रिम रूप से विकसित की हैं। तो ये है अभी न्यू बायोटेक्नोलॉजी या नवीन जैव प्रौद्योगिकी। चलिए अब अपने कुछ हिस्टोरिकल बायोटेक्नोलॉजिकल इवेंट्स देख लेते हैं, ऐतिहासिक जैव प्रौद्योगिकी घटनाएं। तो सबसे पहले जो वाइन का फॉर्मेशन है ना, यानी जो शराब का निर्माण है वो लगभग 6000 ईसा पूर्व, ठीक है, इसको BC बोल देते हैं, 6000 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। 6000 ईसा पूर्व जो है वो शराब बनाने के लिए या वाइन फॉर्मेशन के लिए खमीर या यीस्ट का जो उपयोग है या यूज़ है वो शुरू हो गया था, ठीक है। तो 6000 ईसा पूर्व से ही हम लोग क्या अपना रहे हैं, शराब या वाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, ब्रेड बनाने के लिए, है ना, या डबल रोटी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, यीस्ट का उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग कब शुरू हुआ था, 4000 ईसा पूर्व या 4000 BC या बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इसके अलावा हम लोग सीवेज जो है ना, सीवेज क्या होता है, जैसे गंदे नाले का पानी जो है उसको हम लोग सीवेज बोल देते हैं या मल बोल देते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, अभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, उसके अंदर ऐसे माइक्रोब्स डेवलप हो जाते हैं जो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी कर देते हैं, ऐसे एल्गी डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है अभी, इसको ट्रीट करना है या इसका ट्रीटमेंट करना है या उपचार करना है। तो उपचार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोब्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये कब शुरू हुआ था, 1910 के अंदर, 1910 में सबसे पहले सीवेज का जो ट्रीटमेंट है या उपचार है माइक्रोब्स के उपयोग से वो शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये तीसरा इवेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद फिर 1912 के अंदर जीवाणुओं के उपयोग के द्वारा यानी कि बैक्टीरिया के यूटिलाइजेशन से हमने कुछ कमर्शियल केमिकल्स या औद्योगिक रसायनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया, ठीक है। तो लार्ज स्केल पर इनका प्रोडक्शन किया गया। तो ये कौन कौन से केमिकल्स हैं, इनके नाम ध्यान में रखने हैं आपको, एसीटोन, ठीक है, ग्लिसरॉल और ब्यूटेनॉल। तो ये 3 ऐसे केमिकल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं सबसे ज़्यादा, और इनका जो उत्पादन है लार्ज स्केल पर वो 1912 के अंदर 1912 में शुरू हो गया था, ठीक है। उसके बाद 1944 में पेनिसिलिन का बड़े पैमाने पर उत्पादन जो है वो शुरू हो गया था, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी भी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी, 1924 में, ठीक है। तो खोज तो 1924 में हो गई थी, लेकिन इसका जो लार्ज स्केल पर या बड़े पैमाने पर उत्पादन है वो कब शुरू हुआ, 1944 के अंदर शुरू हुआ था, ठीक है। हम लोग एक नाम लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी,
ठीक है। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी जो है आजकल इसका जो उपयोग है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, पादप प्रजनन के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। तो इसके सबसे पहले जो सफल प्रयोग किए गए थे, ठीक है, जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो कब किए गए थे? 1973 के अंदर। ठीक है। तो हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का नाम लिया था वो इसी आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद 1980 के अंदर, ठीक है, कवक, कवक यानी फंगस। तो फंगस से हमें क्या मिलता है अभी? खाद्य पदार्थ, या इसको बोल देते हैं फूड प्रोडक्ट्स। तो फंजाई के उपयोग से हम लोग बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं, है ना। फंगस से जैसे मशरूम है, ठीक है, मशरूम क्या है अभी? फंगस है, एक तरह का कवक है। तो इन खाद्यों का जो व्यापार था वो कब शुरू हुआ था? 1980 में शुरू हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड के अंदर। ठीक है। तो कवक से मानव खाद्यों का या ह्यूमन फूड का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। उसके बाद 1983 के अंदर 1983 में क्या हुआ था? आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा प्राप्त जीवाणुओं, है ना, यानी बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से ऐसे बैक्टीरिया डेवलप किए गए थे या ऐसे जीवाणु विकसित किए गए थे जो क्या बनाते थे भी? इंसुलिन का उत्पादन करते थे। ठीक है। इंसुलिन किस लिए चाहिए होती है? ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है। हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है उसको नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन चाहिए होती है। और अगर इंसुलिन ना हो तो क्या होगा? डायबिटीज़ हो जाएगी या मधुमेह रोग हो जाएगा। ठीक है। तो इंसुलिन का उत्पादन किया गया 1983 के अंदर जीवाणुओं द्वारा। और इन जीवाणुओं को किस विधि के द्वारा विकसित किया गया था? आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा या जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये जो इंसुलिन बना था इसका मानव में उपयोग, यानी कि ह्यूमंस के लिए इसका जो यूज़ है, इसकी जो सबसे पहले परमिशन थी या अनुमति थी वो कहाँ पर प्राप्त हुई थी? यूएसए व इंग्लैंड के अंदर। ठीक है। तो यूएसए एंड इंग्लैंड में सबसे पहले कृत्रिम इंसुलिन या आर्टिफिशियल इंसुलिन का ह्यूमन के अंदर या मानव के अंदर उपयोग जो था वो शुरू हो गया था 1983। ठीक है। तो ये कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस। तो बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं? तो जैसे सबसे पहला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, बायो कंट्रोल या जैव नियंत्रण। तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं, डिजीज़ हैं, या बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं, कीट हैं जो क्या करते हैं अभी? क्रॉप को हानि पहुंचाते हैं या उसको डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस होता है, आर्थिक नुकसान होता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बहुत सारे फंजीसाइड्स यूज़ करते हैं, बैक्टीरिसाइड्स यूज़ करते हैं, है ना, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं ये एनवायरनमेंट के लिए या वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ठीक है। इनका जो लॉन्ग टाइम इफेक्ट है, मतलब लंबे समय के बाद इनका जो प्रभाव है वो दिखाई देता है वातावरण के ऊपर। तो इसलिए हमें इनका जो उपयोग है वो कम से कम करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग आजकल किसका यूज़ कर रहे हैं? अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? मतलब नियंत्रण के लिए, किसके नियंत्रण के लिए? डिजीज़ एंड इंसेक्ट्स के कंट्रोल के लिए हम लोग बायोलॉजिकल, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। जिसका एनवायरनमेंट के ऊपर या वातावरण के ऊपर प्रभाव न पड़ता। ठीक है। तो हम लोग बायो कंट्रोल्स का भी उपयोग जो है वो कर सकते हैं। तो हम लोग कौन कौन से माइक्रोब्स का उपयोग कर सकते हैं? जैसे वायरस का, जीवाणु का या कवक का। ठीक है। वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, इनके उपयोग से हम लोग क्या कर सकते हैं अभी? खरपतवारों यानी वीड्स, डिजीज़, ठीक है, एंड नाशी कीटों यानी जो डिस्ट्रक्टिव पेस्ट्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं उनका बायो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपने ट्राइकोडर्मा का नाम सुना होगा, ट्राइकोडर्मा का पाउडर हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। इस तरह से और भी कई सारे आते हैं जो आपने नाम सुने होंगे।
तो इसका फ़ायदा क्या होता है अभी, कोई प्रदूषण नहीं होता, कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, यानी कि एनवायरनमेंट के ऊपर या वातावरण के ऊपर इसका कोई भी विपरीत प्रभाव या एडवर्स इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये है अभी सबसे पहला एप्लीकेशन। तो ये जो माइक्रोब्स हैं या सूक्ष्म जीव हैं, इनका प्रोडक्शन या उत्पादन हम लोग कैसे करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग के द्वारा करते हैं। दूसरा है अभी बायो फर्टिलाइजर्स या जैव उर्वरक। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो क्या करते हैं अभी, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, जो पौधे हैं, क्रॉप प्लांट्स हैं या फसली पौधे हैं, उनको क्या चाहिए होता है, तीन ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं या तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। कौन कौन से हैं अभी, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश। ठीक है, तो उसमें से नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये नाइट्रोजन जो है वो पौधे कहाँ से लेते हैं अभी, मृदा से लेते हैं या सॉइल से लेते हैं। तो हम लोग नाइट्रोजन की सप्लाई के लिए क्या यूज़ करते हैं अभी, यूरिया यूज़ करते हैं। ठीक है, यूरिया जो है वो फर्टिलाइज़र की तरह हम लोग खेत के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन इसका जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर या मृदा की उर्वरकता के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट है इसका, लंबे समय के बाद जो इसका प्रभाव है वो मृदा के ऊपर देखने को मिलता है। तो हमें यूरिया के उपयोग को कम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे भी, बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे या जैव उर्वरक यूज़ करेंगे। तो कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जिन्हें बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से विकसित किया गया है। तो कौन कौन से हैं अभी, राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला। राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है अभी, शैवाल है। और एजोला क्या है अभी, एक ब्रायोफाइट है, सॉरी ब्रायोफाइट नहीं, एक फर्न है। ठीक है, टेरिडोफाइट है। तो ये अलग अलग प्लांट ग्रुप्स हैं। ये तीनों के तीनों जो माइक्रोब्स हैं, ये क्या करते हैं अभी, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो अगर हम इन माइक्रोब्स को सॉइल में डाल दें, है ना, प्लांट की रूट्स के अंदर डाल दें, तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे, यानी वायुमंडल के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी नाइट्रोजन है उसको फिक्स करेंगे नाइट्रेट्स के रूप में या नाइट्राइट्स के रूप में। ठीक है, और प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट्स के रूप में ही लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इन्हें हम लोग फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूरिया के स्थान पर। ठीक है, तो ये जो माइक्रोब्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से। तो ये भी एक इसका इम्पोर्टेंस है। एक कंट्री है वियतनाम। ठीक है अभी, तो वियतनाम में क्या किया जाता है, एजोला का धान की खेती में व्यापक उपयोग किया जाता है। ठीक है, धान की जो फसल है उसमें नाइट्रोजन की सप्लाई के लिए, ठीक है, यूरिया नहीं डाली जाती है। यूरिया की जगह पे क्या डाला जाता है, एजोला जो है, कहाँ पे, वियतनाम के अंदर। ठीक है, तो उसका सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वो वियतनाम में हो रहा है, एजोला का, जो कि बायो फर्टिलाइज़र का बेस्ट एग्जाम्पल है। तीसरा एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, एम्ब्रियो कल्चर, या इसको बोल देते हैं भ्रूण संवर्धन। तो जब भी हम लोग अंतराजातीय संकरण करवाते हैं या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, ठीक है, मतलब दो अलग अलग जातियों के मध्य या दो अलग अलग स्पीसीज़ के मध्य संकरण या हाइब्रिडाइजेशन जब हम करवाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो भ्रूण बनता है या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, वो एम्ब्रियो, उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे भ्रूणों को हम लोग बचा सकते हैं किसके द्वारा, भ्रूण संवर्धन के द्वारा या एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा। और एम्ब्रियो कल्चर जो है वो किसकी तकनीक है, बायोटेक्नोलॉजी की तकनीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, भ्रूण को बीज से निकाल लेंगे। अब इस भ्रूण को क्या करेंगे, कृत्रिम माध्यम के ऊपर या आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसका संवर्धन करेंगे। और इस भ्रूण से क्या बन जाएगा, एक पौधा बन जाएगा। इस पौधे को फिर हम लोग ग्रीन हाउस में, और ग्रीन हाउस से फिर फील्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे या स्थानांतरित कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इस भ्रूण को नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो इस भ्रूण से पौधा विकसित कर सकते हैं। तो ऐसे भ्रूण या एम्ब्रियो जो बच नहीं सकते या जो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उनको हम लोग बचा सकते हैं एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा अगुणित पौधे प्राप्त करना। अगुणित पौधे जो हैं वो किस लिए प्राप्त किए जाते हैं अभी, प्योर लाइंस डेवलप करने के लिए। ठीक है, प्योर लाइंस, या इसको बोल देते हैं शुद्ध वंशक्रम। प्योर लाइंस क्या होती हैं, ऐसे
ऐसे वंशक्रम या ऐसी लाइंस जिसके अंदर जितने भी पौधे होते हैं वो सारे के सारे 99.9% कैसे होते हैं, समयुग्मजी होते हैं या होमोजाइगस होते हैं, ठीक है, अपने जीन्स के लिए। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, प्योर लाइन बोल देते हैं। तो प्योर लाइन डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्ब्रियो कल्चर विधि का उपयोग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगुणित पौधे विकसित करेंगे या हैप्लॉइड प्लांट्स डेवलप करेंगे। हैप्लॉइड प्लांट्स को फिर किससे ट्रीट करवाएंगे, एक रसायन होता है कॉल्चिसिन। तो कॉल्चिसिन से उपचारित करने पर ये जो अगुणित पौधा है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, द्विगुणित पौधे के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और ये जो द्विगुणित पौधा बनेगा, डिप्लॉयड प्लांट हमारे पास बनेगा, ये कैसा होगा, 100% होमोजाइगस होगा या 100% कैसा होगा, समयुग्मज होगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्योर लाइन डेवलप कर सकते हैं एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा। इसके अलावा जो ऑर्किड्स होते हैं, ठीक है, ऑर्किड्स कैसे होते हैं, अभी एपीफाइट्स होते हैं। एपीफाइट्स का मतलब किसी दूसरे पौधे के ऊपर ये ग्रो करते हैं, ठीक है। अब ऑर्किड के अंदर जो भ्रूण है इसका वो नष्ट हो सकता है। नष्ट क्यों हो सकता है, क्योंकि इसके बीज के अंदर भ्रूण पोष नहीं होता, ठीक है। इसके सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। और एंडोस्पर्म किस लिए होता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए या जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो एंडोस्पर्म है नहीं, भ्रूण पोष है नहीं, तो भ्रूण जो है वो नष्ट हो सकता है बीज के अंदर। तो हम लोग उसको नष्ट होने से बचाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बीज में से भ्रूण को निकालकर कृत्रिम माध्यम पर उसको संवर्धित करेंगे, ठीक है, और उससे नए ऑर्किड पौधे जो हैं वो डेवलप कर लेंगे, ठीक है। तो ऑर्किड्स का जो सूक्ष्म प्रवर्धन है या माइक्रो प्रोपेगेशन है ऑर्किड्स का, वो भी एम्ब्रियो कल्चर या भ्रूण संवर्धन के द्वारा किया जा सकता है। तो ये है भी तीसरा एप्लीकेशन या इम्पोर्टेंस। उसके बाद चौथे एप्लीकेशन की बात करते हैं अभी, रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन या त्वरित क्लोनल गुणन बोल देते हैं इसको। तो नॉर्मली क्या होता है अभी, हम लोग एक पौधे से, जैसे मान लीजिए कोई पौधा जो है वो कई जन्म कर रहा है, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो एक पौधे से कितने नए प्लांट्स बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास शुगर केन है, गन्ना है, तो गन्ने के एक पौधे से हम लोग कितने नए पौधे बना सकते हैं, जितनी उसके अंदर नोड्स हैं, है ना। मान लीजिए एक गन्ने के अंदर 10 नोड्स हैं, तो एक गन्ने के पौधे से कितने क्लोन्स बनेंगे, उसके 10 क्लोन्स बन जाएंगे, है ना। इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, है ना। हम लोग क्या करेंगे, जो नोड वाला पार्ट है इसके स्टेम का, उसको मृदा के अंदर लगाएंगे, ठीक है। तो कितनी नोड्स हैं, 10 नोड्स हैं, तो 10 ही पौधे विकसित हो सकते हैं। लेकिन अगर हम उसका माइक्रो प्रोपेगेशन करें या सूक्ष्म प्रवर्धन करें, तो हमें गन्ने के एक पौधे से क्या करना है, छोटे छोटे पीस लेने हैं, है ना, छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। तो कितने टुकड़े ले सकते हैं, हजारों की संख्या में ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग हजारों की संख्या में जो गन्ना है या शुगर केन है उसके नए पौधे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत कम समय में। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, त्वरित या रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन या क्लोनल गुणन। तो हम लोग गन्ने के एक पौधे से 1000 पौधे जो हैं वो विकसित कर सकते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा, ठीक है। जबकि पहले कितने हो रहे थे, सिर्फ 10 पौधे विकसित हो रहे थे, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम लोग कौन कौन से पौधों में कर सकते हैं, तो जो फ्रूट प्लांट्स हो सकते हैं, फल देने वाले जो पौधे हैं, या जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं यानी कि जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनमें ये ऐसा कर सकते हैं, या फिर कोई वाइल्ड प्लांट है जो कि मेडिसिनल इम्पोर्टेंस का है, कोई जंगली पौधा है जो औषधीय महत्व का है, तो उसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो इसमें जो गुणन है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है, मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, या विभज्योतक संवर्धन के द्वारा किया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं अभी, मेरिस्टेम या विभज्योतक लेते हैं, कहाँ से, पौधे से, ठीक है, और उसका फिर कृत्रिम माध्यम के ऊपर या आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर क्या करते हैं, उसका कल्चर करते हैं या संवर्धन करते हैं, जिससे इनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन या गुणन हो जाता है, ठीक है। तो ये है अभी इसका एक एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी का। उसके बाद नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है डिजीज फ्री प्लांट्स, या इसको बोलते हैं रोग मुक्त पौधे। तो
मान लीजिए एक पौधा है, वो किसी रोग से संक्रमित हो गया है, किसी डिजीज से इन्फेक्ट हो गया है, तो फिर भी उस प्लांट के अंदर एक ऐसा पार्ट होगा जो पूरी तरह से, या हम कह सकते हैं 100% रोग मुक्त होगा। वो कौन सा होगा भी? उसका जो मेरिस्टेम होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो शीर्षस्थ विभज्योतक होता है, ठीक है, वो रोग मुक्त होता है। उसके अंदर अगर कोई वायरस है या जीवाणु है, वो उसकी कोशिकाओं के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे क्या है, लगातार कोशिका विभाजन या जो सेल डिवीजन है वो चल रहा होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रोगग्रस्त पौधे से या डिजीज्ड प्लांट से हम लोग क्या करेंगे, मेरिस्टेम या विभज्योतक को पृथक कर लेंगे और उसका फिर संवर्धन करेंगे कृत्रिम माध्यम के ऊपर, ठीक है। और संवर्धन से हमें नया पौधा मिलेगा। अब ये जो नया पौधा होगा वो कैसा होगा, पूरी तरह से हेल्दी होगा या स्वस्थ होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वायरस मुक्त पौधे जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से। तो इन्हें हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, अभी मैंने बता दिया आपको, मेरिस्टेम कल्चर यानी कि विभज्योतक संवर्धन करते हैं, और उसके बाद इसकी क्या की जाती है, थर्मोथेरेपी या उष्मायन किया जाता है, यानी कि इसका इंक्यूबेशन करते हैं, इंक्यूबेटर के अंदर रख के इनका इंक्यूबेशन किया जाता है, ठीक है, और उससे नए पौधे जो हैं वो विकसित हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो कौन सी फसलों में विकसित किए जाते हैं, तो जो क्लोनल क्रॉप्स होती हैं या क्लोनीय फसलें होती हैं, उन फसलों के अंदर डिजीज़ फ्री प्लांट्स जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा विकसित कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका अनुप्रयोग है या एप्लीकेशन है। उसके बाद है जनन द्रव्य संरक्षण या जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। तो जर्म प्लाज्म जो है वो अलग अलग रूपों में संग्रहित कर सकते हैं। किस रूप में हम लोग कर सकते हैं अभी, या तो विभज्योतक के रूप में यानी कि मेरिस्टेम के रूप में कर सकते हैं, या फिर भ्रूण के रूप में कर सकते हैं, है ना, पौधे से हमने भ्रूण ले लिया, उसके बीच से भ्रूण निकाल लिया, तो उसको हम लोग संग्रहित कर सकते हैं। या फिर जो पौधे का कायिक उत्तक है या जो वेजिटेटिव टिश्यू है, उसका सोमैटिक टिश्यू जो है, उसको हम लोग संग्रहित कर सकते हैं। अब संग्रहित कहाँ पे करना है, संग्रहित करना है द्रवित नाइट्रोजन के अंदर, और जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसमें टेम्परेचर कितना रहता है अभी, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत कम तापमान है। इस तापमान पर जो कोशिकाएं होंगी या जो विभज्योतक होगा, है ना, या जो भ्रूण होगा, वो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी इस तापमान के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी या धीमी हो जाएंगी, ठीक है। तो वो लंबे समय तक जीवित रह सकता है द्रवित नाइट्रोजन के अंदर या लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है। तो ये इसको बोलते क्या हैं हम लोग, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, इसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोल देते हैं। ठंड मतलब बहुत कम तापमान पर हम लोग संग्रहित कर रहे हैं उत्तकों को, ठीक है, इसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोल देते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन किसकी तकनीक है अभी, बायोटेक्नोलॉजी की तकनीक है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग विभज्योतक जो है या जो मेरिस्टेम जो है उसको धीमी वृद्धि अवस्था में रखते हैं, ठीक है। धीमी वृद्धि अवस्था का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो, जो सेल डिवीज़न है या कोशिका द्रव्य है वो बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में मान लीजिए एक दिन के अंदर अगर 30 सेल डिवीज़न हो रहे हैं, है ना, 30 सेल डिवीजन्स हो रहे हैं, 30 कोशिका विभाजन हो रहे हैं, तो द्रवित नाइट्रोजन के अंदर कोशिका विभाजन इतना धीमा हो जाएगा कि 30 दिन के अंदर सिर्फ एक ही सेल डिवीज़न होगा या एक ही कोशिका विभाजन होगा। तो इतना ज़्यादा धीमा हो जाता है कोशिका विभाजन, तो हमें उसकी जो वृद्धि अवस्था है या ग्रोथ स्टेज है उसको बहुत ज़्यादा स्लो या धीमा करना पड़ता है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का एक अनुप्रयोग है अभी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो अनुप्रयोग है इसका या एप्लीकेशन है वो है आइसोलेशन ऑफ होमोजाइगस लाइंस, समयुग्मजी वंश क्रमों का पृथक्करण। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी थी, अभी फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, एंथर कल्चर करते हैं, या हम क्या करते हैं, परागकण संवर्धन करते हैं। एंथर या परागकोश संवर्धन, या हम कह सकते हैं इसको पॉलन कल्चर या परागकण संवर्धन। अब एंथर के अंदर क्या होता है भी, पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एगुणित होते हैं, ठीक है। परागकोश के अंदर परागकण कैसे होते हैं, एगुणित होते हैं। तो अगर हम परागकोश या पॉलन ग्रेन्स यानी परागकणों का कृत्रिम माध्यम के ऊपर संवर्धन कर लें तो हमें क्या प्राप्त होगा भी, एगुणित पौधे प्राप्त होंगे, हैप्लॉइड प्लांट्स प्राप्त होंगे। अब इन हैप्लॉइड प्लांट्स को या एगुणित पौधों को अगर हम
उपचारित करवाएं या ट्रीट करवाएं, किसके द्वारा? कॉल्चिसिन के द्वारा, तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, है ना, क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा। तो अगुणित पौधा किस में परिवर्तित हो जाएगा? द्विगुणित पौधे में, या हैप्लॉइड प्लांट डिप्लॉइड प्लांट में विकसित हो जाएगा। लेकिन ये जो डिप्लॉइड प्लांट होगा ये कैसा होगा? 100% होमोजाइगस होगा या समयुग्मजी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन के द्वारा या गुणसूत्रीय द्विगुणन के द्वारा समयुग्मजी वंशक्रम जो है या होमोजाइगस लाइंस जो है उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं, या इनको क्या बोल देते हैं? प्योर लाइंस। अगर हम स्वपरागन करवाएं, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएं प्लांट के अंदर, ठीक है, तो उसमें लगभग हमें 8 से 10 पीढ़ियों तक लगातार स्वपरागन करवाना पड़ेगा। ठीक है, 8 से 10 पीढ़ियां मतलब कितने हो गए? 8 से 10 वर्ष हो गए, तब जाके हमें समयुग्मजी वंशक्रम या होमोजाइगस लाइन प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम इस तरीके से या बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से होमोजाइगस लाइन या समयुग्मजी वंशक्रम विकसित करते हैं तो हमें सिर्फ 2 पीढ़ियों में ही, केवल 2 वर्षों में ही जो होमोजाइगस लाइन्स हैं या समयुग्मजी वंशक्रम हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत कम समय लगता है। चाइना के अंदर इस विधि के उपयोग से 24 से भी अधिक, मोर देन 24 जो वेराइटीज़ हैं, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं या उन्नत किस्में हैं, विकसित की गई हैं अलग अलग फसलों के अंदर। तो इन फसलों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अभी धान है, पैडी, गेहूँ, वीट, जौ, बार्ले, सरसों, मस्टर्ड, है ना। तो इन क्रॉप्स के अंदर इस विधि के द्वारा इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ या उन्नत किस्मों को विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक एप्लीकेशन है। लास्ट एप्लीकेशन क्या है भाई? जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी के उपयोग से हम लोग करते क्या है? वांछित जीन को निकालकर पौधों में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन का। तो बीटी कॉटन जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं? एक बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ठीक है, उसके अंदर एक जीन पाया जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? बीटी जीन। ठीक है, उसको बीटी जीन बोल देते हैं। वो करता है क्या? अभी बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। बीटी टॉक्सिन क्या है? एक तरह की प्रोटीन है। और ये जो टॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन जो होता है, ये क्या करता है? जो लार्वा होता है पिंक बॉलवर्म का, उसको नष्ट कर देता है। तो हमने क्या किया अभी? इस बैक्टीरिया से, बैसिलस थुरिंजिएंसिस से क्या निकाला? बीटी जीन को निकाल लिया और उसको स्थानांतरित किया किसके अंदर? कपास के जीनोम के अंदर या कॉटन के जीनोम के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिससे क्या बन गया? बीटी कॉटन बन गई। अब बीटी कॉटन की का जो प्लांट है उसकी हर एक सेल्स के अंदर या हर एक कोशिका के अंदर ये जो जीन है वो अपनी अभिव्यक्ति देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? हर एक कोशिका में बीटी टॉक्सिन उपस्थित होता है। तो जब भी पिंक बॉलवर्म जो है वो, उसका लार्वा जो है वो प्लांट को खाता है, तो ये जो बीटी टॉक्सिन है वो उसकी बॉडी में चला जाता है और वहाँ पे जाके जो उसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है या आहार नाल होती है उसके अंदर छेद कर देता है या पोर्स कर देता है, जिससे क्या होता है? वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो बीटी कॉटन को हमने किस तरह से तैयार किया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा इसको तैयार किया है। ठीक है, तो हम लोग किसी भी वांछित जीन को या डिजायर्ड जीन को हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म से और उसको प्लांट के जीनोम के अंदर समावेशित कर सकते हैं या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी के उपयोग से। ठीक है, और ऐसा हम लोग किस लिए करते हैं या इसका यूटिलाइजेशन क्या है? तो कीट रोधिता के लिए, अभी मैंने आपको बताया, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए ऐसा करते हैं, जीन का स्थानांतरण करते हैं, या वायरस रोधिता के लिए, है ना, वायरस रेजिस्टेंस के लिए हम लोग जीन स्थानांतरण करते हैं, या फिर खरपतवार नाशी रोधिता के लिए जो वीडीसाइड रेजिस्टेंस है उसको डेवलप करने के लिए हम लोग जीन ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है या आनुवंशिक अभियांत्रिकी जो है वो पादप प्रजनन के अंदर एक मॉडर्न टेक्निक है या एक आधुनिक प्रजनन विधि है। ठीक है, और इसके उपयोग से जो फसल सुधार है या क्रॉप इम्प्रूवमेंट है उसमें रिवोल्यूशनरी चेंज आया है या क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। ठीक है, यानी बहुत कम टाइम के अंदर ही हम लोग नई वैरायटी या नई किस्म जो है वो विकसित कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के उपयोग से।
ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन या रिवोल्यूशनरी चेंज। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।